हेलो एवरीवन। यहाँ बहुत सारे लोग जुड़ गए, सभी का स्वागत है। आप देखिए, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमने बड़ी सारी बातें उसमें की हैं, उसके बारे में भी आगे भी करते ही रहना है। उसके बारे में लोकतंत्र हमने समझा था कि इट्स नथिंग बट अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन रूलिंग। जो शासन है उसमें जनता की सहभागिता बने रहना बहुत ज़रूरी है। होना ज़रूरी तो है ही है, बने रहना भी ज़रूरी है। कहने का मतलब कि लोकतंत्र की परिभाषा में आप समझते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जनता अपनी ही ऊपर शासन करती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तमाम तरीके से आपने लोकतंत्र को समझा है, समझते भी रहते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र है वो बड़ी मतलब इसकी बड़ी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ये एक बिंदु है जिसको आप हासिल कर लेते हैं, इसको बनाए रखना पड़ता है। तो ये निरंतर इसको मतलब इसको रेगुलर नरिशमेंट की ज़रूरत है। आप थोड़े थोड़े प्रयास जनता के रूप में हम सभी को करने पड़ते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां अलग अलग शासन व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन जनता ने अपने हितों को पॉइंट आउट किया है, अपने हितों को पहचाना है और उन्होंने संघर्ष किया है उसके लिए, और फिर उनको लोकतंत्र हासिल हुआ। कई सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपने हितों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। भारत में आप देखिए तमाम सारे एग्जाम्पल हैं, अलग चीज़ों के लिए तमाम सारे संघर्ष हुए हैं। आप देखिए अभी हाल में ही ये कृषि आंदोलन, ये सारी चीज़ें समाप्त हुई हैं। जनता कैसे अपने हितों के लिए सरकारों के ऊपर दबाव डालती है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार आपने चुन लिया, अब सरकार जो चाहेगी वो करेगी। उसके पास शक्तियां हैं, हमारी ही दी हुई शक्तियां हैं, तो उसका ऊपर दबाव बने रहना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर बने रहना ज़रूरी है, ताकि वो जनता के हितों को अनदेखी ना कर सके और हमारा जो लोकतंत्र है वो और परिपक्व होता रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं आज की क्लास में, यही सारे मुद्दे होंगे। तो आज हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अरुण त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अध्याय 5 है, जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आप सभी को समझना चाहिए। ये जब आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे पॉलिटी में, उसमें गवर्नेंस के पेपर में प्रेशर ग्रुप्स वगैरह आते हैं, वो सब समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप समझेंगे कि लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो कल की क्लास में जो हमने समझा था कि मतलब पिछली क्लासेस में, एक तो हमने शेयरिंग ऑफ मतलब पावर शेयरिंग समझा था कि किस तरीके से सत्ता का बंटवारा होता है, और फिर हमने समझा था कि कैसे लैंगिक और धर्म और जाति के आधार पे तमाम सारी असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, वो कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसी कहानी को एक तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आपकी समझ और ज़्यादा विस्तृत हो। तो एनसीईआरटी का 10वीं क्लास का ये 5वां अध्याय उसी दिशा में एक प्रयास है। तो चलिए बिल्कुल पुस्तक की ही भाषा में समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शन है कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद नहीं है मतलब अपनी मर्जी से काम वो नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वो मुक्त नहीं रह सकते। वो मतलब गवर्नमेंट, जो शासक वर्ग है, वो लोकतंत्र में अमूमन हित और नजरियों का टकराव चलते रहता है। ठीक है, आपको मालूम है कि वी हैव अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। तमाम सारे मत विभिन्नताएं हैं लोगों में। मत के हर बात पे नहीं होता कि एक ही सब लोग एग्री कर जाएं। तो ये सारे द्वंद्व की स्थिति रहती है, वो ठीक है। लेकिन हितों और नजरियों के इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती। अच्छी बात यह है कि जब हम सभी जैसे स्टूडेंट को सभी के हित जब एक जैसे हों, तो वो अगर संगठित तरीके से आता है तो ये और ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करता है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसके पास भी पावर है उसको इस बात का ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं सारे उसके सपोर्टर्स ही हैं, विरोध करने वाले लोग भी हैं। तो विरोध करने वालों की भी मान्यता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो लोकतंत्र है ना, इसको बिल्कुल आप चाबी जैसा पकड़ लीजिए। आप देखेंगे कई सारे एग्जाम में, कई सारे प्रश्नों में ये फिट बैठ जाती है, चाबी लग जाती है। डेमोक्रेसी
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेमोक्रेसी की वजह से भले ही सत्ता पक्ष का कोई विरोधी, इसको आप विपक्ष कह लीजिए या किसी अन्य नाम से बताइए, या सत्ता से जिसका मत एक नहीं है, उसकी भी मतों का ख्याल रखना जरूरी है, जो भी रूल कर रहा है, क्योंकि वो भी जनता होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते इस शासन व्यवस्था में उसकी भी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर जो भी शासक वर्ग है, जो भी रूलर है, वो इस बात का ख्याल रखता है कि ये सभी पक्ष संतुष्ट रहें, उसके लिए वो काम करता है, उसको एक संतुलन बनाने की कोशिश करते रहनी पड़ती है। अब इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो इन सारे दबावों के बीच में लोकतंत्र कैसे आकार ग्रहण करता है। आकार ग्रहण करने का मतलब कि जिस तरीके से दबाव के ही माध्यम से सही, मतलब भले ही विरोध के ही माध्यम से सही, लेकिन जनता अपने आप को अभिव्यक्त तो कर रही है, किसी न किसी तरीके से जनता की सहभागिता शासन में बढ़ रही है। ठीक है, कई बार वो विरोध के माध्यम से ये आती है, लेकिन उसको ये तो उम्मीद है ना कि शासन, जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो तंत्र है हमारा राजनीतिक व्यवस्था का, वो अल्टीमेटली इसलिए ही बना है कि हम नागरिकों के हितों की सुरक्षा हो सके। तो ये विरोध भी अपने आप में एक उम्मीद है कि हम अपने, अगर हमारे जेन्युइन इंटरेस्ट हैं, हमारी बातें बहुत जेन्युइन है, वो बहुत बिल्कुल ही गलत नहीं है, तो इसको माना जाना चाहिए और ये दबाव हम बना सकते हैं। तो ये एक विश्वास है अपने आप के, अपने इस सिस्टम में। तो इसको भी बहुत नेगेटिव तरीके से हमेशा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ये कह रहा है कि ऐसे ही दबावों के बीच में डेमोक्रेसी शेप लेती है, एक आकार ग्रहण करती है। ठीक है, इस चर्चा के क्रम में हम ये भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके, यानी दबाव समूह, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, और आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के लिए तैयार होंगे, जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने, यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई। यानी जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि किस तरीके से ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैसे इन सारे मैकेनिज्म को इस्तेमाल करती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि ये बेसिक जानकारी आप समझ लें। अब आइए, यहाँ नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन की बात है। नेपाल के एग्जाम्पल से ये अपनी बात शुरू कर रहे हैं। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल के लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक, मतलब आप देखिए 19वीं शताब्दी में अलग अलग समय में लोकतंत्र की लहर पूरी दुनिया में चली और अलग अलग देशों ने लोकतांत्रिक सत्ता अपने यहाँ स्थापित की। तो जो तीसरी लहर 90 के दशक में कई सारे देशों में, वहाँ भी लोकतंत्र की हवा बही, तो नेपाल उन्हीं में से एक है। लोकतंत्र 1990 के दशक में नेपाल में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, जैसे इंग्लैंड में भी हुआ। जब इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो राजा को हटाया नहीं गया, राजा को राजा बने रहने दिया गया। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम, बड़े ब्यूटीफुली उनकी शासन व्यवस्था में इसको मैनेज किया गया राजतंत्र में, कि वो उनकी जो सत्ता, वो नाम मात्र के ही राजा हैं इंग्लैंड के, लेकिन फिर भी उस व्यवस्था को मोनार्क कहते हैं, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुना गया नहीं है, वो रिपब्लिक नहीं। लेकिन वो रिपब्लिक नहीं डजंट मीन कि इंग्लैंड डेमोक्रेटिक भी नहीं है। वहाँ जो उनकी शासन व्यवस्था है वो जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही तय होती। तो बड़ा ब्यूटीफुली उनको मैनेज किया गया। तो मेरे ख्याल से शुरुआत में उसी ब्रिटेन से प्रेरणा लेते हुए नेपाल में भी लोकतंत्र की स्थापना तो कर दी गई। 1990 में ही लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन राजा बना रहा, राजा को हटाया नहीं गया। यानी कहने का मतलब कि भले ही औपचारिक नरेश हो, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बनी रही। अब लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। अत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार किया। यानी राजा वीरेंद्र जो बड़े पॉपुलर किंग हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, मतलब बड़े रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई पूरे परिवार की। तो बड़े पॉपुलर किंग थे वो अपने समय में,
और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अब जिस तरीके से समय में बदलाव हो रहा है, देश में लोकतंत्र की स्थापना होनी ही चाहिए। तो ये जो संक्रमण काल था राजतंत्र से और एक संवैधानिक व्यवस्था की तरफ, उसको राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र, उनके भाई थे वो, ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ज्ञानेंद्र जी राजा बने तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक रूप से, अच्छा, उसको उनकी मदद क्या हुई कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। मतलब जो इसके पहले से जो सरकारें चुनी जाती थी, राजा वीरेंद्र के समय उन्होंने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सहमति दी थी, तो बड़े सारे प्रतिनिधि चुनकर आए जनता की तरफ से, जो जनता के हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को उतनी अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाए। तो जनता में असंतोष था इन चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी। तो राजा वीरेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र जो बाद में बने और जो लोकतंत्र को बहुत पसंद भी नहीं करते थे, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने इसी आधार पे कि ये चुने गए प्रतिनिधि तो काबिल ही नहीं है, जनता खुद ही इनको पसंद नहीं करती, और 2005 में उन्होंने जनता की चुनी गई सरकार को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको सस्पेंड कर दिया और दोबारा से मोनार्क स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब वो अपदस्थ करके फिर से राजशाही उन्होंने लगा दी, सब कुछ अपने अधीन कर लिया। फिर 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। लेकिन जो ज्ञानेंद्र साहब थे, उनकी भी रेपुटेशन उस तरीके से नहीं बन पाई जैसे राजा वीरेंद्र की थी, और परिणाम स्वरूप आंदोलन शुरू हुए नेपाल में आंदोलन शुरू हुए। दोबारा मोटिव यही था कि किस तरीके से शासन व्यवस्था को शिफ्ट कर दिया जाए, वापस जनता के हाथ में डेमोक्रेसी फिर से कायम की जाए। और संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में ने एक 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, मतलब 7 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया, ठीक है, एक अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। प्रतिरोध में जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। मतलब ये रेगुलर इस तरीके से बंद कराया जाना शुरू हो गया नेपाल को। पहले तो 4 दिन के लिए किया, फिर ये बढ़ता ही रहा, तो दबाव बहुत बढ़ना शुरू हो गया राजा पे। ये एक पिक्चर है उसी आंदोलन की। फिर इसमें माओवादी क्या होता है? ये माओवादी माओ त्से तुंग चाइना के एक बड़े विचारक थे। मतलब उन्होंने जो कम्युनिस्ट नेता थे वो, और उन्होंने क्या किया, आपने कभी गौर किया होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है उस पे एक हंसिया और एक हथौड़ा का इमेज, एक लाल झंडा है तिकोना और उस पर हंसिया एक हथौड़ा बना होता है। तो बेसिकली ये कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ था कि कैसे मजदूरों की सरकार हो, बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ इसको स्थापित किया गया था कि मजदूर अपने हितों को कैसे सुनिश्चित करें, उसको लेके रशिया में चला, वो एक अलग ही कहानी है। तो बाद में माओ ने उस बुर्जुआ जो वर्ग के खिलाफ जो आंदोलन था, ये कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसमें केवल मजदूरों के हितों की बात थी, तो उन्होंने ये बात को प्रयास किया कि नहीं, बात केवल मजदूरों की नहीं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर ही केवल शोषित नहीं है, खेतों में काम करने वाले किसान भी शोषित हैं, वो भी जमींदारों से शोषित हैं। और उन्हीं के प्रयास से वो किसानों को भी जोड़ दिया उन्होंने उसी जन आंदोलन, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन से। और उसमें फिर पहले हथौड़ा जो मजदूरों का प्रतीक था, उसके साथ वो हंसिया भी जुड़ गया जो किसानों का प्रतीक था। तो चाइना में उनकी बड़ी रेपुटेशन है। चाइना जो मॉडर्न चाइना है, कहते हैं वो फादर्स में से एक थे। किस तरीके से उन्होंने मॉडर्न चाइना को स्थापित करने में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। कई सारे लोग उनकी स्थिति को लेकर बहुत खुश नहीं रहते, तो बड़े विवादित भी हैं कई मामलों में। लेकिन फिलहाल माओ ने एक कम्युनिस्ट आंदोलन को कि साहब जो निचला वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, उससे अपने हितों की बात करे, और अपने हितों की बात करने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। उन्होंने युद्ध की बात की कि आप लड़ के छीन लीजिए अपना हिस्सा, इस तरीके की बात की। तो कहने का मतलब कि उनकी जो आइडियोलॉजी, जो फिलॉसफी है, उसमें हिंसा से भी गुरेज नहीं है। यही माओवाद कहलाता है।
तो इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। मतलब जो नेपाल में आंदोलन चल रहा था, जो 7 पार्टियों का अलायंस बना, उसमें ये जो कम्युनिस्ट लोग थे, मतलब जो माओवादी थे, जो हिंसा को भी मतलब जायज मानते थे, उन्होंने भी सहयोग किया। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चली। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई, और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। कि भाई ये टाइम है, तक खाली कर दो महल, नहीं तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे। संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था, और इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गईं। नए संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीके पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2000, ये जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तो ये हम और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसके बाकी एस्पेक्ट्स भी समझ जाएं जो भारत की चीज़ों पर प्रभाव डालती है। लेकिन बेसिक चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का ये संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जाहिर है, जो भी दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रेज करता है, जो उसकी तारीफ करता है, जो उसका प्रशंसक है, वो कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में खुश ही होगा। फिर यहाँ अच्छा, माओवादियों का वही मतलब जो मैंने आपको बताया, चीनी क्रांति के नेता, माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ठीक है, इसी को माओवाद कहते हैं। अच्छा, बोल्विया का जल युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आपको प्रेरणा मिलेगी। आप देखिए दुनिया में किस तरीके से कमजोर देशों में भी लोगों ने, नागरिकों ने अपने अधिकारों के लिए ताकतवर सरकारों से वो लड़ गए और सफलता प्राप्त की। बोल्विया का ये जो जल युद्ध है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट में। आप देखिए इसको, ये क्या कह रहा है कि नेपाल और पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना, उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जन संघर्ष की ये तो बात हुई कि जो नेपाल का आपने एग्जाम्पल समझा, ये तो बिल्कुल शिफ्ट हो गया, शासन व्यवस्था राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ आ गया। ये तो जनता के इस वाली इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है कि शासन व्यवस्था को ही शिफ्ट कर लिया। अब यहां जो बोल्विया का एग्जाम्पल है, ये क्या है, यहां पर ये बात कर रहा है कि कैसे जनता अपनी ही सरकार से अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से सफल आंदोलन कर सकती है। तो ये कहता है कि जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं है। जो मैं भी आपको शुरुआत में बात बता रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लोकतंत्र में आपका विश्वास है, आप जाके वोट डाल के आ गए, आपने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, वो उसकी सरकार भी बन गई और बात खत्म, कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं, वो तो आपने एक काम किया, वहां से तो कहानी शुरू होती है। अब ये तय हो गया कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा और आपके बिहाफ पर, आपके ही ऊपर शासन कौन करेगा। ये बात यहां से तय हो गई, लेकिन उसकी सारी कार्यविधि पे नजर भी रखनी है। ठीक है, ये भी देखना है कि आपके हित सुनिश्चित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्या ये सारी चीजें मिलके कलेक्टिवली जो हमारे संसाधन है उनका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, देश हमारा उन्नति कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सारी बातों को भी रेगुलर ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तब जाके एक लोकतंत्र पुष्ट होता है, ताकतवर बनता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखा जाए। ओके, अब बोल्विया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष अंदरूनी रिश्ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लोकतंत्र की जीवंतता, जो इसका लाइवलीहुड है, मतलब कोई चीज जिंदा है, ये कैसे पता चलेगा, वो अपने जिंदा होने के लक्षण
करे, हम मैं जिंदा हूँ, हाथ पांव हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मतलब मैं इंसान के तौर पे जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, तो मतलब पता चल रहा है कि मैं जिंदा हूँ। लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं? तो लोकतंत्र जिंदा है ये तभी पता चलेगा जब जनता की सहभागिता परिलक्षित होती रही, वो निरंतर दिखती रहनी चाहिए कि हाँ हाँ जनता की सहभागिता है। तो ये क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। तो मैंने आपको बताया था कि कई बार विरोध भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास का एक उदाहरण है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि हम अपनी बात रख सकते हैं और ऐसी व्यवस्था में ये हक है हमारे पास। तो इन जन संघर्ष और लोकतंत्र में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बोल्विया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। अब विश्व बैंक राजनीति जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को बहुत डिटेल में तो आप समझेंगे कैसे वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग देशों पर दबाव बनाती है। तो विश्व बैंक की पॉलिसीज ने क्या किया कि बोल्विया की सरकार पर यह दबाव डाला कि जो नगर पालिका जो पानी का नियंत्रण करती है, वो कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये जब जिम्मेदारी नगर पालिका की है, वो नगर पालिका से लेके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दी जाए। ठीक है, और उस दबाव से हुआ भी यही कि क्या किया गया कि सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया। जाहिर है कि सरकार काम करती है, वो काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट पर, वो जनहित को ध्यान में रखे, वो लाभ के लिए तो काम नहीं करती। लेकिन कंपनी अगर कोई आएगी तो उसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि वो अपने हितों को कैसे सुनिश्चित करे, लाभ कैसे बढ़ाए, और खास करके तब जब उसने वो अधिकार खरीदे हों। तो कोई भी जो खरीदता है वो अपना वैल्यू फॉर मनी चाहता है। तो सरकार से इन्होंने इस मल्टीनेशनल कंपनी ने पानी के अधिकार खरीदे और आते ही उसने 4 गुना दाम बढ़ा दिए पानी के। अनेक लोगों की पानी के मासिक बिल 1,000 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि बोल्विया में लोगों की औसत आमदनी 5,000 रुपए महीना है। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त मतलब अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप बैठ के आराम से रजाई में बैठ के और क्लास पढ़ रहे हैं, मम्मी 4 बार बुलाती है बेटा ये कर, तो सुन ही नहीं रहे, ठंड लग रही है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया रजाई में बैठे हुए, अभी अचानक से कुछ थोड़ा सा जमीन हिल जाए, कुछ शॉर्ट सर्किट होना शुरू करे, तो अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भागो, आपको लगे खतरा है, निकल लो अब यहाँ। तो जैसे ही आपको अपने हितों का फायदा हो या आपको पता चले कि बहुत कोई खतरा आ गया, तो कुछ कहने का मतलब कि आप जब अपने हितों के लिए खुद ही बिना किसी प्रेरणा के खुद ही अपने ही डिसीजन लेके काम करते हैं, उसी को स्वतः स्फूर्त कहते हैं। बिना बाहरी दबाव के आप खुद ही आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई आपकी इनकम 5,000 रुपए है और 1,000 रुपए केवल पानी में खर्च कर देंगे, तो बाकी इतने जरूरी काम है वो कैसे होंगे, जीवन कैसे चलेगा। तो फिर इस आंदोलन के लिए किसी नेता वेता की जरूरत नहीं पड़ी, जनता में खुद ही विरोध शुरू हो गया और एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन की शुरुआत हो गई। सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन ने आकार ग्रहण किया और इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों की कामयाब आम हड़ताल की। सरकार की बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर फरवरी में आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की बातें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया और जलापूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंपकर पुरानी दरें कायम कर दी गईं। इस आंदोलन को बोल्विया के जल युद्ध के नाम से जाना गया है। आप देखिए क्या हुआ कि उसने मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया, उसने दाम बढ़ा दिया, जनता ने आंदोलन कर दिया। पहले बातचीत की गई कि नहीं नहीं ठीक है इसको कम करेंगे, फिर वो कुछ नहीं किया, फिर दोबारा हड़ताल किया गया तो पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर हड़ताल हुआ तो अब मार्शल लॉ लगा दिया, सेना का शासन। लेकिन अब की बार लोग हटे नहीं, क्योंकि ये बेसिक नीड्स की बात थी और फिर सरकार को झुकना पड़ा। उस शहर के जो उस कंपनी के लोग थे वो सारा छोड़ के शहर भाग गए।
सरकार को भी लगा कि नहीं साहब ये मतलब इससे हम अपनी ही जनता के ऊपर कब तक टॉर्चर करते रहेंगे, कब तक उनको सताते रहेंगे। और उनको जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं जनता की मांगे भी जेन्युइन है, और उन्होंने वापस वो जल अधिकार सारा जनता नगर पालिका को सौंप दिया, वो पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए जनता ने कैसे अपने हितों की पहचान की, और अपने हितों की पहचान करके उनकी सुरक्षा करने में भी वो कामयाब हो पाए। तो ये एक कैसे इस तरीके से एक दबाव समूह का काम होता है जो पॉलिसीज को पॉलिसीज में इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करता है, किस तरीके से पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस्ड करता है, उसको प्रभावित करता है। अब लोकतंत्र और जनसंघर्ष, अब जो इससे बात समझनी है वो क्या है कि इन दो कथाओं का संदर्भ बड़ा अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोल्विया में जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया। दोनों में बिल्कुल वहां चूंकि सत्ता परिवर्तन ही था, मोनार्क से डेमोक्रेसी लानी थी, जबकि यहां अपनी ही चुनी हुई सरकार यानी एक लोकतांत्रिक सरकार से अपनी बात मनवानी थी। बोल्विया का जनसंघर्ष जनता सरकार की एक विशेष नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चल रहे आंदोलन यह तय किया कि देश की राजनीति की नींव क्या होगी। ठीक है, इन अंतरों के बावजूद दोनों ही कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के अतीत और भविष्य के लिए प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये दोनों कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। ध्यान रखिएगा, जन समर्थन, ये सारे शब्दों पे बहुत ध्यान है। जन समर्थन मतलब जन, सभी लोग, एक जाति समूह की बात नहीं हो रही, सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचाया। यानी जब आप सब एक साथ आकर अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जन समर्थन की सामूहिक अभिव्यक्ति ने, ये नहीं कि एक ही आदमी की समस्या टहलते हुए चला गया, देश में बड़ा खराब काम हो रहा है। जब लोग आके कहते हैं, सामूहिक रूप से इस बात को अभिव्यक्त करते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, तो फिर जाके वो एक परिणाम में परिवर्तित होता है, तब जाके कुछ रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। आप देखिए, जो राजनीतिक संगठन है उनकी भूमिका को भी समझना है, कैसे इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। अगर आपको कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय की याद हो, आपने पहचाना है पूरे विश्व में लोकतंत्र की विकास एक ऐसे ही हुआ है। पूरे दुनिया में आप जब भी पढ़ेंगे, कोई भी कहानी पढ़ेंगे, तो ऐसे ही छोटे छोटे जन संघर्षों से डेमोक्रेसी भी स्थापित हुई है। इस तरह हम इन दो उदाहरणों से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, नेपाल और बोल्विया के उदाहरण से। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए जिस तरीके का माहौल है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है, क्या लगा टिप्पणी कीजिए। ठीक है, कि जन संघर्ष ही वो माध्यम बनता है कई बारी जो डेमोक्रेसी को ग्रो करने में मदद करता है। और डेमोक्रेसी ग्रो मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, जनता कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरीके का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। मतलब ऐसा कम ही होता है कि लोगों ने अपनी मांग रखी और तुरंत पूरी हो गई। ठीक है, लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता के में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। यानी जिसके पास ताकत है, जो होल्ड कर रहा है वो, और जो ये कह रहा है कि नहीं साहब आपके पास जो ताकत है उसमें हम भी हिस्सेदार हैं। ठीक है, हमारे जो हक का है वो हमको मिलना चाहिए, वो साडा हक इत्थे रख वाली बात हो जाती है। तो जब ये दोनों ही के बीच में जब ये संघर्ष आते हैं, तब लोकतंत्र की परीक्षा होती है कि वो अब क्या शेप लेगी। ऐसी घड़ी तब आती है जब कोई देश लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो, अथवा वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने की प्रक्रिया में हो। मतलब जहां लोकतंत्र स्थापित है वहां तो ये सारी चीजें इजी हो जाती हैं, जनता की इन्वॉल्वमेंट आसान है। लेकिन कई बार अभी नया डेमोक्रेसी है, तमाम सारे चीजें, ये जो संघर्ष की स्थिति है वो कदम कदम पर आती है और वो परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। वो परीक्षा है उस व्यवस्था के लिए। तो जहां जहां इन्वॉल्वमेंट, हर वो चीज जो इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर कर रही है डेमोक्रेसी में, जनता की जो सहभागिता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही है, उसको स्वीकार कर रही है,
तो वो लोकतंत्र अपने आप में स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। फिर अगली बात कह रहे हैं लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए ही होता है। ध्यान रखिएगा, व्यापक लामबंदी मतलब जनता जब तक सामूहिक रूप से, अब यहां कई बारी इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे देश में अगर उदाहरण लें तो हमारे यहाँ विरोध का भी सांप्रदायिकरण हो जाता है कि किसानों का विरोध है, केवल किसान बैठेंगे, विद्यार्थियों का, छात्रों का विरोध है, केवल छात्र आंदोलन करेंगे, बैंक कर्मियों केवल बैंक कर्मी। यहाँ कई बार हम ये नहीं सोच पाते कि ये एक ही व्यवस्था से लड़ाई की बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब किसान आंदोलन हो तो उसमें छात्र भी इन्वॉल्व हों, उसमें बाकी व्यवसाय के लोग भी इन्वॉल्व हों, किसी अन्य का आंदोलन हो तो उसमें भी बाकी लोग इन्वॉल्व हों। इससे क्या होता है कि एक सामूहिक अभिव्यक्ति बनती है। यहाँ जो भी सत्ता में है ज़रूर आपको कहते हैं भाई तुमसे क्या, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो यार, तुमको क्या लेना देना किसान आंदोलन से, झूठ मूठ में सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हो। भाई खाना तो खाते ही है ना, विद्यार्थियों का स्थिति ऐसी खराब है, हमारे घर में भी बच्चे तो हैं ही है ना, ठीक है, या वो विद्यार्थी समाज में आएंगे तो वो क्या स्थिति बनेगी, तो वो भी तो देखना है। हम सब जुड़े हुए हैं किसी भी चीज़ से, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते कि उसके जीने मरने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप कहने के लिए भले ही कर दीजिए, लेकिन ये चीज़ें आप देखिए, जो बच्चा आज फुटपाथ पे किसी तरीके से पल बढ़ रहा है वो कभी तो अडल्ट होगा, और जब कभी वो बालिग होगा, बड़ा होगा, शरीर ताकतवर होगा, तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या अवसर है। अब यहीं से जब आप ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो फिर देखिए कि जिम्मेदारी आपका सीधा मतलब नहीं है, लेकिन वो उसका क्या रोल होगा इस समाज में, और वो रोल सोचिए, अगर वो नेगेटिव है तो वो किसी के लिए भी नेगेटिव है। क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहां इस तरीके की संख्या ज्यादा हो? तो ये आपकी बनाई गई सरकार, जो आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, वो इसके लिए क्या कर रही। तो इस तरीके से व्यापक दबाव बनता है, इसी को कहते हैं व्यापक अभिव्यक्ति हो रही है, एक कलेक्टिव एक्सप्रेशन हो रहा है हमारे हितों का। तो भले ही हम बात केवल उस बच्चे के हित की नहीं कर रहे, बात वो हम समाज के हित की भी कर रहे हैं कि अगर वो पढ़ा लिखा बनेगा, वो उसकी स्थिति अच्छी होगी, तो वो कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा इस सोसाइटी के अपग्रेडेशन में, इसके बढ़ावे में। जबकि इसके विपरीत अगर उसका उद्देश्य मतलब वो केवल अपने हितों को ध्यान में रखकर नेगेटिव टूल्स इस्तेमाल करेगा, तो वो सामाजिक रूप से हमारे आप सभी के हितों में नहीं है। तो इसी को कहते हैं कलेक्टिव एक्सप्रेशन, कि आप उसके भी हितों की बात आप भी कीजिए। तो यहां ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए, ये कहता है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूदा संस्थाओं मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, मतलब कई बार हो भी जाता है, लेकिन जब विवाद ज्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं, मतलब वो एक पक्ष तो ले ही लेती हैं कई बार। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है, क्योंकि कई बार जनता जब एकदम कलेक्टिव रूप से है कि नहीं साहब हमारा तो एक क्लियर है, तो फिर कई बार अपनी संस्थाओं की उपयोगिता भी तो उनको सुविधा पहुंचाना ही है, तो अब उनको एक पक्ष लेना पड़ता है, उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, और खास करके जनता के माध्यम से ही चीज़ों की अभिव्यक्ति होती कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो ये बताइए कि जनता ने इसको स्वीकार किया है या नहीं किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं, जो बेसिक है किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज। कई बार हम कहते हैं राजनीति हो रही है, राजनीति को हम बहुत नेगेटिवली, अनफॉर्चुनेटली बहुत नेगेटिवली हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये एक एक्सप्रेशन का एक माहौल क्रिएट कर लेती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात सच है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती। आप देखिए, कई बार अगर कोई आंदोलन हो रहा है, जब तक उसको एक पॉलिटिकली पॉलिटिकल बेस ना मिले, ऐसा ना हो, ऐसा अगर होता है कि साहब ये जो विरोध है ये सत्ता में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो फिर वो एकदम से प्रभाव डालना शुरू कर देता है। अगर लगेगा नहीं हमारी सत्ता में से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बोलने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उस विरोध का कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। यहां राजनीतिक भागीदारी कहने का मतलब, ये जो संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है, कहने का मतलब ये है कि आप
राजनीतिक स्थिति में जो भी सत्ता में है, जो भी अधिकार है जिनके पास, उनकी स्थिति में परिवर्तन करने की पोजीशन में है कि नहीं। तो राजनीति में परिवर्तन राजनीति के तरीके से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये बात जब चीजें सुनिश्चित होनी शुरू हो जाती हैं तो अपने आप वो आंदोलन प्रभावशाली होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि संगठित राजनीति के कई माध्यम हो सकते हैं। ऐसे माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल। जरूरी नहीं है कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज को ही आप कंसीडर करें कि नहीं साहब वही एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का माध्यम बनेंगे राजनीतिक दल ही होंगे, जरूरी नहीं। प्रेशर ग्रुप्स, अलग अलग दबाव समूह होते हैं, अलग अलग आंदोलनकारी समूह भी शामिल होते हैं। अब आइए, क्या समझा क्या जाना, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। सन 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। कर्नाटक सरकार की कंपनी थी ये। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इससे अधिकांश जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था। सन 1987 में कित्तिको हक्किचो अर्थात तोड़ो और रोपो, मतलब चाहे कर्नाटक की लैंग्वेज में शायद ये बोलते होंगे, तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अख्तियार किया गया। लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़े और इनकी जगह वैसे पेड़ों के बिछड़े लगाए जो जनता के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ समूहों के नाम दिए गए। अगर आप इनमें से किसी भी समूह में होते तो आप पक्ष में समर्थन क्या दलील देते। अच्छा, क्या हुआ इस आंदोलन में कि सरकार ने जमीन ली और जहां उस इलाके के लोगों के जानवर चारागाह का काम करती थी वो जमीनें, उसमें उस कंपनी ने यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए ताकि कागज का प्रोडक्शन करें वो। फिर बाद में वहां के लोगों ने क्या किया, यूकेलिप्टस के पेड़ को उखाड़ के कुछ और ऐसे पेड़ लगाने शुरू कर दिए जो जनता के हितों को सुनिश्चित करते थे, ठीक है। तो ये घटना हुई। तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप स्थानीय किसान होते या पर्यावरणवादी कार्यकर्ता होते या उपयुक्त कंपनी में काम करने वाले अधिकारी होते या कागज के उपभोक्ता होते तो आप क्या पक्ष चुनते, कैसे करते। यूकेलिप्टस के साथ एक समस्या ये भी मानी जाती है कि वो जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अब्जॉर्व कर लेता है बहुत ज्यादा। तो जहां भी यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं वहां ये माना जाता है कि वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो समाप्त होने लगता है। तो जनरली इसको दलदली जगहों पर लगाने का प्रयास किया जाता है ताकि मेंटेन किया जा सके जल के लेवल को। लेकिन कई बार अगर ऐसी जगहों पे लगा दिया तो वो ये एक बड़ी समस्या वो क्रिएट कर देता है कि पानी खींच लेता है जमीन का। तो इस तरीके से जो पर्यावरणवादी हैं वो थोड़ा सा इस पे ऐतराज करते हैं। अब लामबंदी और संगठन क्या होता है समझ लीजिए। आइए हम ऊपर दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते से संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए थे जिनमें कुछ न कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ ये 7 संगठन नहीं थे। इसका संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठन मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण, अच्छा, नेपाल में कहने का मतलब कि लगभग हर वर्ग से उस आंदोलन को समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो चाहे वो राजनीतिक दल हो जो उन्होंने अलायंस बन के काम किया, वो एक ऐसा दल जो कम्युनिस्ट पार्टी था जो कि संसदीय व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं करता था, वो भी शामिल हुआ। जनता के लिए तबके भी उसमें शामिल होते हैं। अन्य फिर क्या कहते हैं, पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर्स और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग थे। यानी आप देखिए, 2 चीजें बता रहा है कि एक जो नेपाल का आंदोलन था उसका
उसमें जो उसकी जो अगुवाई थी, उसको जो लीड किया था वो राजनीतिक पार्टियों ने लीड किया था, जबकि बोलविया वाले में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई थी। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, ये एक संस्था थी और इसमें इंजीनियर्स और पर्यावरण के जानकार लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोल्विया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। संगठन में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका है, राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। आप तमाम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आप जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो आप पाएंगे कि किस तरीके से जो भारत छोड़ो आंदोलन था, नहीं सॉरी असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, क्या कहते हैं, अरेस्ट किया जाता है, वहाँ पर जब ये आंदोलन समाप्त होता है तो चौरी चौरा कांड के बाद, तो अब उसके बाद फिर आंदोलन एक तरीके से समाप्त हो जाता है और फिर उसके बाद चुनाव होने वाले होते हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग ये था कि भाई हम असहयोग आंदोलन भले ही समाप्त हो गया, लेकिन असहयोग की नीति को हम कायम रखेंगे और हम चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। हम जिस व्यवस्था के खिलाफ जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसी में भागीदारी कैसे कर सकते हैं, तो हम असहयोग करेंगे, हम उसमें भागीदारी नहीं करेंगे। उसी कांग्रेस का एक दूसरा तबका था, वो कह रहा था कि भाई बाहर से जो हम विरोध कर रहे हैं वो उतना असरदार नहीं होगा अगर हम सिस्टम के अंदर जाके विरोध करें। ठीक है, तो आप समझें कैसे किस तरीके से स्वराज पार्टी फिर बन जाती है मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। यह अलग स्टोरी है, आप सब पढ़ते हैं इसको हिस्ट्री में। तो ऐसा हमेशा होता है। अभी देखिए जब यहाँ लोकपाल को लेकर आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उनके जो मुख्य सेनापति थे अरविंद केजरीवाल, बाद में इन दोनों के बीच में भी मतों को लेकर विभेद हुआ कि भाई क्यों ना, अगर हम सत्ता में हम चाह रहे हैं कि देश में सिस्टम साफ हो, तो ये कहते हैं कि अन्ना हजारे साहब ने कहा कि नहीं साहब, ये सत्ता बहुत बहुत कीचड़ से भरी हुई है और आप कीचड़ में जाएंगे तो अपने हाथ गंदे करने से आप नहीं रोक सकते, आपके हाथ पांव तो गंदे होंगे ही होंगे। तो केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई कीचड़ को साफ करना है तो बिना कीचड़ में उतरे नहीं साफ कर सकते, किसी को तो झाड़ू उठाना है, पैंट ऊपर करनी है, उसको साफ करना है, तो ये सारी चीजें, तो उन्होंने कहा कि हमको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो कई बार ये जो बहस होती है ये कई बार जरूर होती है कि सिस्टम में कैसे काम किया जाए, तो उसका एक बड़ा व्यापक, जिसमें ज़्यादातर लोग एग्री करते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें विश्वास करते हैं, वो ये सिस्टम में भाग लेके काम करें। ठीक है, जब हम सहभागी हो सकते हैं, मुझे एजुकेशन सिस्टम से बड़ी शिकायत है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आके वो जो शिकायत है कि यार ये बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो वो मुझे देने का प्रयास करना चाहिए कि मैं वो उस तरीके की बात समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, तो ये इस सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि बड़ा जाना पहचाना तरीका है कि उसमें भागीदारी की जाए। इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, वो एक अलग प्रक्रिया ही है, आपको मालूम है ये। हम अभी और डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि सभी चुनाव ही लड़ लें, सब विधायक सांसद हो जाएं, मंत्री हो जाएं। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत महसूस होती हो। संभव है कि उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वो ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। मतलब जरूरी नहीं सबके पास वो नेतृत्व करने की क्षमता हो, ये भी जरूरी है कि अपना वोट देकर अपने चीजों को प्रभाव, अपने अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करना चाहता हो। बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह, ये अभी बहुत बार इसको पढ़ना है कि ऐसे ही लोग जो ग्रुप बना के दबाव डालते हैं, इसी को हित समूह कहते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स ये होते हैं, दबाव समूह अथवा दबाव समूह कहलाते हैं। ठीक है, जो अपनी बातें मनवाने के लिए, आप देखिए कई बार यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हैशटैग मूवमेंट्स चलते हैं, तो ये सरकारों पे दबाव पड़ता है कि किस तरीके से क्या डिमांड है जनता की।
कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। आप देखिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज नहीं करे, जनता खुद ही उठ जाती है। जैसे स्टूडेंट मूवमेंट अक्सर आप इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं कि कई बार कर्मचारियों के संघ होते हैं, वो खुद ही इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। दबाव समूह और आंदोलन ये क्या है? बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक ग्रुप बना लिया, एक प्रेशर ग्रुप बना लिया। जैसे अक्सर कहते हैं साहब ये क्या कहते हैं, ये कॉरपोरेट्स लोगों का एक ग्रुप है। तो जो उद्योगपति हैं वो अपना ग्रुप बना के वो अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कई बार कुछ संगठन के लोग हैं, पर्यावरणवादी, उनका अपना ग्रुप है। तो एक दबाव ग्रुप बना के ये काम करते हैं। फिर ये लेकिन राजनीतिक पार्टी के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। जाहिर है इसको समझना बहुत आसान है कि भाई स्टूडेंट अपने मांगों के लिए कि भाई हमारा परीक्षा करा दो, हमारे रिजल्ट दे दो, हमारे लिए रोजगार के अवसर ले आ दो। तो इसका मतलब सरकार का विरोध करना मतलब ये नहीं कि तुम मुख्यमंत्री हटो, हमको मुख्यमंत्री बनना है। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है भाई हमारी ये डिमांड है, इसको पूरा कर दो। जो भी सत्ता में है, चाहे वो ए पार्टी हो चाहे बी पार्टी हो, तो कोई भी, चाहे किसी संस्था का कोई मजदूर हो, चाहे कोई कर्मचारी संघ हो, विद्यार्थी हो, ये अपनी निश्चित डिमांड के लिए आंदोलन करते हैं, वो पूरा कर दो। इनको सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इनका अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये चाह रहे कि इनको हटाओ, मुझे शासन करना है, ये भी उद्देश्य नहीं। इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको पूरा किया जाना चाहिए, बस इतनी ही इनकी डिमांड होती है। तो जनरली ये लोग एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं। मतलब छात्रों का आंदोलन, सारे छात्र इकट्ठा हैं, तमाम सारे, जैसा भी एनटीपीसी देखिए, अभी ज्ञानेंद्र जी कह रहे हैं, एनटीपीसी सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हाल में। सारे बच्चे वो लोग ही क्या कह रहे हो, थोड़ी कह रहे कि हमको सरकार, मतलब हम ही को मुख्यमंत्री बना दो। कह रहे भाई हमारा रिजल्ट कर रहे हो, इतने सारे ड्रामे करा रहे हो यार, यहाँ इतने बड़े बड़े एग्जाम हो जाते हैं, लैटरल एंट्री से आईएएस की भर्ती कर ले रहे हो, ग्रुप डी के लिए आपको 2 एग्जाम कराने। तो ये सारे जो डिमांड है ये कोई बहुत अनजेन्युइन डिमांड्स नहीं है। तो इसी को दबाव समूह, हित समूह कहते हैं। ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन तथा पर्यावरण आंदोलन। अब देखिए तमाम सारे ये एग्जाम्पल हैं जिसमें सरकार बदलने की बात नहीं होती, एक निश्चित डिमांड करते हैं निश्चित हित समूह के लोग, तो और वो सरकार की पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीतिक को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आंदोलन, चाहे वो दबाव समूह हो चाहे ये अलग अलग आंदोलन हो, तो उद्देश्य ये नहीं है कि सत्ता परिवर्तित हो जाए, लेकिन चीजें क्या है, ये राजनीति को प्रभावित जरूर करते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब तमाम सारे हैशटैग और तमाम सारे आप देखिए फेसबुक वगैरह, कई बार विपक्षी पार्टियों द्वारा, कई बार लोग खुद से भी ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो ये राजनीति को प्रभावित तो करते ही करते हैं। ठीक है, और कई सारी चीजें डिसाइड करने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिए जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की हार में एक बहुत बड़ा कारण वो भी था कि किस तरीके से राजनीति को तो प्रभावित कर ही रहे। ठीक है, तो हर जगह पोजीशन तो उस तरीके से जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसको ये आंदोलन, ये दबाव समूह जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल, भले इनका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन का ना हो, लेकिन ये उस राजनीतिक व्यवस्था में एक पर्याप्त इन्वॉल्वमेंट रखना शुरू कर देते हैं और कई बार कारण भी बनते हैं कि एक के हाथ से सत्ता निकलकर दूसरे के हाथ में चली जाए। लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। ये एक अंतर बता रहा है कि क्या प्रेशर ग्रुप्स है, चूंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड है, वो ग्रुप ही है तो वो ऑर्गेनाइज्ड है। आंदोलन है वो जरूरी नहीं है कि मतलब उतने ऑर्गेनाइज तरीके से, चूंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ढीला ढाला होता है।
आंदोलन में फैसले भी अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, न कि दबाव समूह पर। चूंकि ऑर्गेनाइज नहीं होते, फैसलों की डिमांड में भी कई बार हम नुकसान कैलकुलेट कर लेते, चलो सारा नहीं मिल रहा है, यही जो मिल रहा है उसी से संतोष करें। तो कई बार आंदोलनों में ये चीजें हो जाती हैं, कई बार फुसलाने की भी कोशिश करते हैं सत्ता के लोग, लेकिन दबाव समूह के साथ ये काम नहीं होता क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब यहां वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दबाव समूह को भी दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया, वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो किसी स्पेशल कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे जो जन सामान्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे मजदूर संगठन, व्यावसायिक संगठन और पेशेवर वकीलों के जो वकील, डॉक्टर, शिक्षक, इनके जो संगठन होते हैं। तो ये खास ग्रुप को ही उनके इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हैं। जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन, अब ये सारे एग्जाम्पल है, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां चीजें क्या हैं इसको थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो दबाव समूह है, ये इसने उसी का एग्जाम्पल दिया कि कैसे कुछ दबाव समूह है वो वर्ग विशेष के होते हैं, जैसे मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। जाहिर सी बात है, जो किसान आंदोलन हो रहे हैं उनकी डिमांड क्या होगी? वो कृषि बिल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब वो एनटीपीसी की परीक्षा का रिजल्ट का क्या हो रहा है, परीक्षा में हुआ नहीं, ये उनकी डिमांड नहीं है। आप बिल वापस ले लिया, वो अपने अपने घर चले गए। ठीक है, तो ये जो दबाव समूह है, इसी तरीके से वकीलों का आंदोलन हुआ दिल्ली में, वो अपनी मांग कर रहे हैं। तो जगह जगह ये जो दबाव समूह होते हैं, जो इस वर्ग विशेष के दबाव समूह होते हैं, वो उन हितों को बड़े, मतलब जो उनके अपने हित हैं उन्हीं पर ही फोकस रखते हैं। कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये मतलब सभी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता है उसे इससे सदस्यों को कोई लाभ ना हो। कई बार जो कई सारे ऐसे भी संगठन होते हैं, जैसे नारीवादी कई सारे संगठन है, या कई बार मजदूरों के हितों के संगठन है। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई पेड़ लगाओ, शिक्षा बढ़ाओ। ये भी संगठन इस तरह काम कर रहे हैं, महिलाओं के शोषण को रोको, बच्चों के शोषण को रोको। तो इन संगठनों का जो है ये जो संगठन है, इनका अपना कोई हित नहीं है, ये जन सामान्य के हितों को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार है, ये भी एक दबाव समूह होता है। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों का ही नहीं बल्कि किन्हीं और की भी मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले मजदूरों को लाम से तमाम सारे एग्जाम्पल मैंने बताया। जैसे पर्यावरण के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कह रहे हैं नदियों को साफ करो। ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति का हित नहीं है, सभी लोगों का हित उसमें इन्वॉल्व है। अब आइए, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल रहते हैं। अब मूवमेंट में कई सारे समूह शामिल हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रगति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। देखिए, बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि एक तो हम बात कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप की। प्रेशर ग्रुप की हमने उसको दो तरीके से कैटेगराइज किया कि एक प्रेशर ग्रुप है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूं, थोड़ा हाथ साथ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी होप यू अंडरस्टैंड। यहां चीजें क्या हो रही हैं कि एक चीज, दो चीजों पे हम बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं दबाव समूह, दबाव समूह, और दूसरा हम बात कर रहे हैं आंदोलनों की पोजीशन क्या है। इसमें सिमिलरिटी क्या है कि ये दबाव समूह को दो तरीके से कैटेगराइज किया। जो एक वर्ग विशेष की बात कर रहा है, जैसे आपने समझा कोई शिक्षक का है, वकील का है, डॉक्टरों का ग्रुप है, तो वो अपने हितों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ होता है जो सामान्य जनता,
सामान्य जन के हितों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण पर्यावरण का उदाहरण लिया, बधुआ मजदूरी है, बाल श्रम, ये सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार की पॉलिसीज को में पर्याप्त दखल देते हैं। ठीक है, वो इनकी जो डिमांड्स होती हैं, इनके जो काम होते हैं, इनकी जो भी बातें होती हैं, वो सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से आंदोलनों को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी होता है कि साहब एक निश्चित उद्देश्य से काम किया गया हो, मतलब वर्ग विशेष के लिए किया गया आंदोलन, एक वर्ग विशेष के लिए किया गया आंदोलन। ठीक है, या तो ये हो जैसे अभी किसान आंदोलन था, वो केवल किसानों के हितों की बात कर रहा है। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो सामान्य जन के लिए, ठीक है, जैसे वो अन्ना आंदोलन था, ऐसे तमाम सारे जो सभी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहां पर इस तरीके से आंदोलनों में भी आप देखिए कि कुछ आंदोलन निश्चित उद्देश्य प्राप्त, आंदोलन खत्म। कुछ आंदोलन ऐसा, ये मूवमेंट जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के आंदोलन जो है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी खास ग्रुप के नहीं है, वो क्या है, ये सामान्य हितों को लेकर चलते हैं। यहां पर यही बात कहने की कोशिश की गई है। अब यहां पर पर्यावरण आंदोलन, अच्छा, सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो यहां से आ रही है कि चाहे सामाजिक आंदोलन या दबाव समूह है, वो नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश करते हैं। इस कोलाज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया है। अच्छा, ये सारी चीजें देखिएगा। कई लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार आरटीआई प्रदान करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है, नो डाउट ये ऐतिहासिक कानून है। और जब आप पढ़ेंगे, जब गवर्नेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ आरटीआई वगैरह बहुत डिटेल में पूछा जाता है और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न भी आए, आपको बहुत डिटेल में ये सब समझने की जरूरत पड़ेगी वहाँ। तो नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये कार्टून, इस कानून के पालन में नौकरशाही अवरोधी कार्टून एक बार जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य ये है कि व्यापक उद्देश्य के ये साझेदार हैं और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। मतलब ये जो भी आंदोलन होता है वो एक व्यापक उद्देश्य है जिसमें सभी के हितों को सुनिश्चित कर रहा है। अब उसमें कई सारे लोगों, जैसे आरटीआई है, आरटीआई की बात को सभी स्वीकार करेंगे, चाहे वो किसी भी दबाव समूह के हो। उनको पता होना चाहिए जो सरकार काम कर रही है उसके बारे में जनता को जानने का हक है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में बात किए जाने की जरूरत है और उसमें सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी संगठन होता है। जब ये रेगुलर चलना होता है तो फिर एक संगठन भी बन जाता है, हालांकि वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होता, ढीला ढाला ही होता है, लेकिन फिर भी बन ही जाता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, एक उदाहरण भी दे दिया इसने। ऐसा ही संगठनों का संगठन है जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग मिलकर ये संगठन बनाया है। विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक आंदोलनकारी समूह इस संगठन के घटक हैं। ये संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधि में तालमेल बैठाने का काम करता है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आपको समझने की जरूरत है। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरीके से असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जब तक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही इन्वॉल्व नहीं होगी तो फिर चीजें दिक्कत में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहला काम तो ये कि जनता इन्वॉल्व हो ज्यादा से ज्यादा। फिर वो क्या करते हैं, इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके मसलों पर मीडिया में ज्यादा ध्यान दे। आप देखिए किसान आंदोलन अभी ताजा एग्जाम्पल है, या ये जो बच्चों का अभी आंदोलन हुआ एनटीपीसी वाला, भी उतना आंदोलन जैसा रूप नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार आंदोलन होने चाहिए भी।
तो ऐसे में चीजें क्या होता है कि कोशिश ये की जाती है कि जनता कैसे इन्वॉल्व हो, कैसे। अब सोचिए कोई आंदोलन चल रहा है, वहां आप कभी आके देखेंगे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे तमाम सारे लोग बैठे हुए हड़ताल कर रहे, जानते ही नहीं लोग। जब मीडिया अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब जनता तक पहुंचे बातें, जनता उसके बारे में बात करे, भले ही विपक्ष में बात करे, लेकिन बात करे, वो चर्चा में रहना चाहिए। अगर वो चर्चा में रहेगा तो ये बहुत ज्यादा एकदम से नियंत्रित करना शुरू कर देगा। मतलब जो पॉलिसीज को, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, उन पर ये असर डालना शुरू कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जनता की इन्वॉल्वमेंट हो। ये सारे टूल्स हैं जिसके लिए जनता की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। अटेंशन लेने के लिए हड़ताल करेंगे, तमाम सारे और जो सरकारी काम है उसमें रोक लगाने का प्रयास करेंगे ताकि लोग अटेंशन दे, भाई क्या हुआ क्या हुआ। अब सड़क जाम हो गई तो लोग पूछेंगे क्यों जाम है, तो भाई कुछ लोग हैं तो क्या डिमांड है, तो लोगों को पता तो चले कि भाई ये डिमांड है, सरकार ये काम नहीं कर रही। तो ये सारे तरीके में क्या कहते हैं, ये सारे तरीके इस्तेमाल हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप अभी दल पढ़ेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी फॉर्मेशन और इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे इन्हीं चीजों का ख्याल रखते हैं वहां पर। अगला क्या है कि व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लाभिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों का प्रयोजित करते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा जो अभी आजकल ये सोशल मीडिया को मैनेज करने वाले लोग हैं, जो आईटी सेल जिसके आप कहते हैं, ये लोग बड़े पेशेवर लोग हैं। वो कई सारे उसमें कॉपीराइट लिखने वाले लोग हैं, वो स्लोगन्स लिखते हैं, तमाम सारे डाटास को मैनिपुलेट करते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। वो जानते हैं जनता साइकोलॉजी कैसे प्रभावित होगी, कौन सी बात डालने पर क्या चीज़ प्रभावित हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मनोबल को बढ़ना शुरू करते हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई तो वो कहना शुरू कर देंगे कि अरे तुमको दाल महंगी दिख रही है, ये नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान झुक गया हमारे सामने। तुमको लगता है हाँ यार ठीक है, महंगी दाल खाएंगे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को तो घुटने पे आना चाहिए। तो कई बार ये बड़े सारे तर्क नहीं होते। इकोनॉमी एकदम बिल्कुल अलग चीज़ है, सुरक्षा बिल्कुल अलग चीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग पॉलिसीज, इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जब आप बात करना शुरू करते हैं तो वो गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, इसमें पेशेवर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, अक्सर ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि फिर हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच का रिश्ता कई रूप धारण कर सकता है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी एक आइडियोलॉजी लेकर आपके बीच में आती हैं और आप उसको उसकी एक निश्चित पहचान होती है जिसको आप जानते हैं। अब कोई आंदोलन चल रहा है सपोज, अब उस आंदोलन का झुकाव किस विचारधारा की तरफ है। अब मान लीजिए कोई गरीबी हटाओ आंदोलन की बात कर रहा है, वो चाहता है कि गरीबी दूर होनी चाहिए, लेकिन उस आंदोलन की जब आप बातें सुनेंगे, चीजें सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये केवल एक खास वो चाह रहे हैं कि ये दलित जातियों की गरीबी दूर हो, सवर्ण गरीब हो उससे उनको मतलब नहीं है। तो एक झुकाव होता है। तो जो ऐसी पार्टियां जो दलितों का समर्थन करती हैं तो वो एकदम से उनमें जुड़ाव महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई सांस्कृतिक देश की पक्ष में, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सभ्यता, हमारी जो परंपराएं हैं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे में जो दल जो इस तरीके की बातें करता है उधर झुकाव होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, मैं आपको एक उदाहरण ही देकर ये बता रहा हूँ चीजें, इसको आप उदाहरण के रूप में ही समझें। तो कहने का मतलब कि आंदोलन भले ही एक निश्चित उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन कई बार इन आंदोलनों का, इन जन समूहों का, इन जो दबाव समूह हैं, इनका झुकाव किसी विचारधारा की तरफ कई बार हो जाता है। तो भले ही ये प्रत्यक्ष राजनीतिक पार्टी ना हो, लेकिन इनके प्रयासों से किसी राजनीतिक पार्टी को मदद मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो सत्ता में व्यापक चेंजेस लाने का काम करना शुरू कर देते हैं, परिवर्तन लाने का काम करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी नहीं अप्रत्यक्षी मतलब प्रत्यक्षी हो,
अप्रत्यक्ष रूप से भी वो कैसे सत्ता को प्रभावित करने लगते हैं ये दबाव समूह। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी रूलिंग पार्टी में, जो भी रूलिंग मतलब जो भी सत्ता पे काबिज होता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, वो इन बातों का ख्याल रखती है कि इनको कैसे मैनिपुलेट करें, इन दबाव समूहों को कैसे मैनिपुलेट करें, उनको अपने तरफ, अपने पाले में कैसे लाए। ये सारी चीज़ों को आप और ज़्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबद्धता राजनीतिक दलों से है। आप देखिए, बिल्कुल अभी किसान में, मुझे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, एक किसान पार्टी है, किसान संगठन है जो आरएसएस जिसको गवर्न करती है, ठीक है। तमाम सारे कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसको कांग्रेस सपोर्ट करती है, किसको, जैसे एबीपी है, तमाम सारी जो स्टूडेंट पार्टियां हैं उनको कोई किसी को कांग्रेस समर्थन देती है, किसी को बीजेपी समर्थन देती है। तो ये मतलब कई बार ये उनकी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी काम करते हैं ये सारे लोग, ठीक है। और प्रत्यक्ष सहायता भी उनको मिलती रहती है। ये खुद पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, राजनीतिक दल अपने आप को नहीं कहते, ये तो किसान पार्टी है, किसान संगठन है, ठीक है। कोई दल नहीं, किसान संगठन, लेकिन वो किसी पार्टी की एक शाखा के रूप में काम करती है, एक ब्रांच के रूप में काम करती है, ठीक है। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। आप सारा छोड़िए, अभी हाल में ही देखिए जिस तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, कैसे फिर उसी आंदोलन के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी बना ली और वो सत्ता पे आ गए। तो ऐसे एग्जाम्पल भी खूब देखे जाते हैं। सन 1930 और 1940 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। डीएमके और एआईके डीएमके जैसी पार्टियों की जड़ें समाज सुधार आंदोलनों में ढूंढी जा सकती हैं। आप देखिए, चाहे सपा हो, ये किस तरीके से इन्होंने समाजवादी आंदोलन से ये सारे लोग निकले हैं। बहुजन समाज पार्टी है, कैसे वो दलितों के उद्धार की बात करते हुए सत्ता में आ गए। तो ये सारे चीज़ें भी आप देखिए, ये जो सारे आंदोलन हैं वो कैसे इन पार्टियों का जन्म वहाँ से निकल के आता है। समाजवादी आंदोलन जो किए गए थे जयप्रकाश नारायण जी के समय, कैसे उससे उसी के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थापना करने में ये सक्षम हुए। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया। राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह से आते हैं। अब ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, कई बार मान लीजिए कोई बच्चों की बात हुई, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अब जो विपक्ष में है वो उनका पक्ष लेने लगते हैं। राहुल गांधी ट्वीट करेंगे, तमाम सारी चीजें ट्वीट करेंगे। उस वक्त जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था पहली बार, तो जिस तरीके से मजदूर पैदल चलते जा रहे थे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, अब वो एक तरीके का एक जनाक्रोश भी था, लोगों की एक बात बन रही थी। राजनीतिक पार्टियों ने उसको हवा देनी शुरू कर दी, उसको एक अलग शेप देना शुरू कर दिया। तो कई बार ये राजनीतिक पार्टियां और ये जो दबाव समूह है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप के रूप में, संगठन के रूप में या आंदोलन के रूप में, ये जो मांग उठाते हैं राजनीतिक पार्टियां उसको कैरी करती हैं, उसी को आधार बनाकर फिर सत्ता में जो पॉलिसी मेकिंग है उसको प्रभावित करने का या सत्ता को खुद को ही प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अब आइए, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज है ये। शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के किसी भी, अच्छा ये एक होमवर्क दिया आपको, समाचार चैनल एक हफ्ते तक लगातार देखें, निम्नलिखित क्षेत्र अथवा तबके का प्रतिनिधित्व करते, मतलब एक होमवर्क है आपको। तो यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ वर्ड्स हैं, इसको ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी मूवमेंट
के अंतर्गत पूर्व केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। इस आंदोलन के नेता वांगरी मथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश हैं। उनका कहना है कि सन 1970 और 1980 के दशक में जब किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी, तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे थे। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डेनियल और अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों की जातीय समुदायों को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। ये तमाम सारे कुछ एग्जाम्पल हैं कि कैसे आंदोलन में भी राजनीति कैसे इन्वॉल्व हो जाती है और कैसे उसका फिर प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपको। अब ऊपर के यहां देखते हैं, ये सारे कार्टून बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर देखिएगा। इस कार्टून का शीर्षक है खबर बेखबर। मीडिया में अक्सर किसकी चर्चाएं चलते हैं, अखबारों में ज्यादातर किनके बारे में लिखा गया होता है। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं ना, तो बहुत महत्वपूर्ण फिर आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि कैसे मीडिया में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी भारत सरकार की जगह कब मोदी सरकार कहा जाना शुरू कर दिया जाएगा। जब कोई अचीवमेंट होती है भारत सरकार की तो कहते हैं कि मोदी जी ने किया। जब कहीं विफलता हासिल होती है तो प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शब्दों का भी प्रयोग है ना, जब आप इनके महत्व को समझते हैं तो आप समझते हैं कि कैसे मीडिया में आपकी साइकोलॉजी को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी इन्हीं के ये जो मीडिया वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ ये सुनिश्चित करते हैं। अब यहाँ बात क्या हो रही है कि ये भी लग सकता है कि ऐसे समूह, मतलब नॉर्मली क्या लगता है कि ये जब आंदोलन, ये जो दबाव समूह है अपने हितों की बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मतलब कई बार कह दे भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप में से कोई कहे आप पढ़ा नहीं रहे, मैं कहता आओ तुम ही पढ़ा लो। ठीक है, तो ये बातें फिर कहूँगा देखा इतना आसान काम नहीं है। आप कहने के लिए तो कह रहे हो कि गलत है, लेकिन जिम्मेदारी लो, आओ पढ़ाओ फिर देखो। ये बात उचित नहीं है, ये बात उचित नहीं। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाने आए तभी आप ये बता पाएं कि ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आपके अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं। हमको बहुत संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन अच्छा पता चल जाता है कौन अच्छा गा रहा है कौन अच्छा नहीं गा रहा है। तो इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि जो कोई ये कह रहा हो कि ये चीजें पॉलिसी गलत है, ये काम नहीं हो रहा है, आप उसी को कहिए कि आओ तुम ही संभाल लो। ठीक है, तो ये अच्छा, ऐसा जरूरी भी नहीं कि वो खुद चाहता भी हो। अगर कोई ये कह रहा है कि अच्छा नहीं गा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हटा के खुद गाना चाह रहा हो। जरूरी नहीं कि ये भी बात ऐसे ही हो। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। यहाँ ये सब कुछ नेगेटिव चीजें होती कि भाई यहाँ राजनीतिक दल जो भी बात कर रहे हैं वो फिर तो जनता के बीच में जाएंगे ना। ये जन आंदोलन करके फिर अपनी बात रखे और चले गए, सारी आलोचना कर दी, इनसे कोई सवाल नहीं पूछता, इनके हाथ में कोई अथॉरिटी तो है नहीं। जब करना पड़ेगा चीजें तब असर आता है। तो जनरली ये नेगेटिव चीज लगती है, लेकिन जनरली ये है नहीं जब आप इसको टोटलिटी से देखेंगे। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो और इसके बूते हुए अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। अब मान लीजिए कोई कॉरपोरेट सेक्टर है, वो अपनी छोटी चीजों के पास पैसे बहुत हैं, पता चला सारे मीडिया पे डिस्कशन करा दिया, आपके मतलब का ही नहीं है चीजें, लेकिन फिर भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों पे इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। बिटकॉइंस पे आप चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है वो, लेकिन कई बार कई सारे लोगों के लिए वो बहुत प्रायोरिटी वाली चीजें नहीं है। लेकिन जिनके पास संसाधन है वो चर्चा में ले आ देते हैं, आप उन सब चीजों पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो ये दबाव समूह अपने क्या कहते हैं, अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको बहुत टोटलिटी से एक संतुलित नजरिया अपनाएं तो आपको स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई। ये सारी बातें लगती जरूर हैं इन आंदोलनों को, कई बार आप कहते हैं नहीं साहब ये कुछ निश्चित हितों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको आप बहुत टोटलिटी से देखेंगे, एक व्यापक नजरिया अपनाएंगे, तो आपको पता चलता है कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई है।
कैसे कैसे जड़ मजबूत हुई है? फिर वही चीज हमने शुरू में बात की थी कि जनता इन्वॉल्व होती है, भले ही विरोध करे, विरोध भी कर रही है। आप विरोध किसका करते हैं? जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, आप अपने घर में अपने चीजों पे अपनी बात को लेके करते हैं क्योंकि वो आपका घर है, आप जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनी राय देते हैं। ठीक है, वहां आपके होने का एहसास पता चलता है आपको, आपकी राय की वजह से। तो भले ही विरोध के माध्यम से ही सही, ठीक है, लेकिन जनता इन्वॉल्व तो हो रही है सत्ता में, सत्ता के साथ, शासन के साथ। लोकतंत्र को यह बात मजबूत करती है। अच्छा, फिर शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। अब देखिए, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, वो अपने हित वाला काम करा के चले गए। वो उनकी डिमांड थी कि साहब ये कानून वापस ले लिए जाए, कानून वापस ले लिए सरकार ने। अब कहीं इससे तो उनका काम हुआ, हमें क्या। लेकिन ये आप सबके लिए, हम सबके लिए एग्जाम्पल आ गया कि देखो, अगर संगठित रह के लगातार करते रहे तो सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आता है। ये एग्जाम्पल विद्यार्थियों के लिए भी है, ये एग्जाम्पल तमाम और लोगों के लिए है जो अपने हितों की डिमांड कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कभी नुकसान नहीं होती। ये लगता है कि एक ही आदमी के लिए, एक ही वर्ग के लिए कर रहा है, लेकिन ये सभी के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकार से जनता को अवगत कराते हैं। तमाम सारे एग्जाम्पल, अभी आपने वोल्बिया का एग्जाम्पल समझा, कैसे उसने, सरकार ने पानी का अधिकार किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, जनता फिर डिमांड करती है, फिर अपने हाथ में ले लेती। अब मान लीजिए रेलवे किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, जनता अगर उसके लिए जागरूक होगी तो फिर वो फिर सरकार के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका जागरूक होना जरूरी है, हम सबका जागरूक होना जरूरी है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और ये जो मूवमेंट्स है, इनका यही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी डेमोक्रेसी में। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हो तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यहां आप इसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं, मोनोपोली होना, अगर अलग अलग वर्ग हैं तो किसी एक ही वर्ग को वरीयता कभी नहीं मिलेगी। लोकतंत्र के लिए यह भी बड़ी जरूरी चीज है कि सभी इन्वॉल्व हों और सभी को लगना चाहिए कि जो है वो मैं ही नहीं हूं, बाकी लोग भी हैं। तो एक तरीके से सहिष्णुता भी पैदा होती है, एक टॉलरेंस क्रिएट होता है, हम दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हैं और फिर ये अगेन हमारी डेमोक्रेसी को इन्हांस करता है, उसको और ज्यादा नरिश करता है। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से न बनाई जाए। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं। इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। अब मान लीजिए कोई दलित जाति के लिए कोई कानून बनाए सरकार, सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं, तो अब सरकार के पास ये देखना लगता है कि क्या किसमें ज्यादा लॉजिक है, कैसे क्या चीजें होंगी, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और एक तरीके का संतुलन बनना शुरू हो गया। कई सारे कह रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ कानून बनाए, कई सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं साहब क्यों बनाए, वो भी देश के नागरिक हैं। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी हो जाती। तो अलग अलग ग्रुप होते हैं तब तो सरकार के ऊपर, सरकार के पास विश्लेषण का बहुत पर्याप्त आधार मिलता है। अच्छा, कई बार जो सरकार अगर किसी से प्रभावित भी रहती है तो जब बाकी आंदोलन और बाकी दबाव समूह की सक्रियता रहती है तो सरकारों को पुनर्विचार का अवसर मिलता है। तो ये सारी चीजें थी जिसको हमको इस टॉपिक में समझना था। बेसिकली जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया कि हमारे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र, फिर वही चीज इसको कंक्लूड करें तो लोकतंत्र मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन रूल। सत्ता में, शासन में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। कई बारी हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़के सभी लोग सहभागी नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से वोट देकर होते हैं। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि अपनी सरकार चुन लेने से ही बात खत्म नहीं हो जाती, वहां से बात शुरू होती है और ये लगातार संवाद बनाए रखना जरूरी है अपनी सरकार के साथ। वो
एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है। वो करने के हमारे पास जो टूल्स हैं, उसी में आज के अध्याय में हमने समझा कि दो तरीके हैं, एक प्रेशर ग्रुप है, दूसरा आंदोलन है अलग अलग। इन दोनों को हमने दो भाग में कैटेगराइज किया कि हो सकता है कि जो प्रेशर ग्रुप या आंदोलन है वो किसी निश्चित उद्देश्य से हो, या किसी वर्ग विशेष के हितों का ध्यान रखते हो, या वो सामूहिक हितों का ध्यान रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें सत्ता पर प्रभाव डालती हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करती हैं और ज्यादातर लोगों के हितों को सुरक्षित करती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये लगे कि जो खासकर कि दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स या कोई आंदोलन जो किसी वर्ग विशेष के हितों की बात कर रही हैं, ऐसा लग सकता है कि वो वर्ग विशेष के हितों की बात कर रही तो हमें क्या वो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, सरकार के ऊपर दबाव डाल रही। लेकिन ये ठीक नहीं है। जब आप व्यापक नज़रिए से देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोकतंत्र को ही पुष्ट कर रही हैं, लोकतंत्र को ही नरिश कर रही हैं, मजबूत कर रही, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से संवाद बने रहना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने आज की क्लास में समझी। अगली क्लासेस को समझने में आपको ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर आपके बीच में होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू।